बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 2 मेकिंग ऑफ पाकिस्तान का पार्ट जो है वो हम 24 करने जा रहे हैं। और पाकिस्तान मूवमेंट, तहरीक पाकिस्तान, इसका पार्ट 4 करने जा रहे हैं। पाकिस्तान मूवमेंट, तहरीक पाकिस्तान, इसका पार्ट 4 और आखिरी पार्ट हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछले पार्ट अगर देखने हैं तो ऊपर देखें, आपको लिंक नज़र आ जाएगा। अगला पार्ट देखना है तो वीडियो के लास्ट में आपको अगला पार्ट मिल जाएगा। अब ये वीडियो ख़त्म होगी इसी स्क्रीन के ऊपर। और सबसे बेहतर तो ये है कि आप प्लेलिस्ट में जाएँ। प्लेलिस्ट में कैसे जाएंगे? ये जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है इसी के नीचे लोगो देखें, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। ठीक है, उसमें प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, प्लेलिस्ट सारी आपके सामने आ जाएंगी। तो वहाँ पर 10th क्लास पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट मौजूद है, सारी वीडियोस वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा क्लास मैट्रिक बायोलॉजी की प्लेलिस्ट भी मौजूद है, उसमें बायोलॉजी की वीडियोस मौजूद हैं। ठीक है, और 10th क्लास केमिस्ट्री, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसकी भी वीडियोस मौजूद हैं। शुरू ही की है केमिस्ट्री, अभी चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके अलावा 11th केमिस्ट्री, 12th केमिस्ट्री, उनकी भी प्लेलिस्ट हैं, 12th फिज़िक्स, उसकी भी प्लेलिस्ट हैं, और बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। तो ये जो आपको नंबर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये पार्ट 6, ये सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 19 उसका है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और ये 2 जो आपको नज़र आ रहा है ये क्लास मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम, ये उसके पार्ट्स चल रहे हैं। और ये जो 24 है ये पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 2 का 24 पार्ट चल रहा है, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट्स एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, सेकंड ईयर फिज़िक्स, मैट्रिक केमिस्ट्री और मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी। ठीक है भाई, फिर दोबारा नसीहत करता हूँ ये, ठीक है, मानना ना मानना तो आपके ऊपर है। पाकिस्तान स्टडी जो है उसको समझना है तो 3 सब्जेक्ट्स पे ग्रिप कर लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी और पॉलिटिक्स। और इनके ऊपर मैं पीछे वीडियोस बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। चैप्टर नंबर 1 आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान से शुरू कर दीजिए आप। पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर 8 जो है वो हेडिंग्स थी। ठीक है, लाहौर रेजोल्यूशन पहली हेडिंग थी, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल्स दूसरी हेडिंग थी, उसके बाद तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी। ठीक है, इलेक्शंस हुए 1945 के, 46 के, ये हो गया। और 3 जून प्लान जो है वो अनाउंस कर दिया गया कि भाई आगे जो है वो एक बिल पास हो जाएगा और बिल इंडिपेंडेंस बिल होगा। और वो जो बिल बनेगा इंडिपेंडेंस बिल, वो बनेगा, उसके अंदर ये चीज़ें होंगी। 3 जून प्लान के अंदर ये सारी तफसीलात बता दी गई हैं। आपको कोई एतराज़ात हैं तो आप बता दीजिए। ठीक है, तो जो भी एतराज़ात थे उस वक्त की पॉलिटिकल पार्टीज़ के कि भाई ये तब्दीली आप कर दें, तो 3 जून प्लान के अंदर इस हिसाब से चेंजेस कर दी गई। और 3 जून प्लान जब एक्सेप्ट हो गया, रजामंदी हो गई सारी, तो 3 जून प्लान के ऊपर अब इंडिपेंडेंस बिल बना, तो उसको भी हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, अब बाउंड्रीज़ का मसला है कि पाकिस्तान जो बनेगा, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जो बनेगा इसके अंदर बंगाल और पंजाब, क्योंकि इसकी भी डिवीज़न होनी थी। बंगाल जो है इसके भी 2 हिस्से होने थे और पंजाब जो है इसके भी 2 हिस्से होने। तो ये आखिरी हेडिंग जो है पाकिस्तान मूवमेंट की, ये किसकी है? ये है रेड क्लिफ अवार्ड की। रेड क्लिफ अवार्ड के नाम से ही रेड क्लिफ अवार्ड, नोट करते जाइए, बुलेट्स में लिखवा रहा हूँ। रेड क्लिफ अवार्ड क्या है? सबसे पहली बात, क्या है ये? व्हाट, कोई पूछता है आपसे कि भाई ये रेड क्लिफ अवार्ड क्या है, आप उसको बताएं ये बाउंड्री कमीशन है। बाउंड्री कमीशन है मतलब ऐसा ग्रुप है कुछ लोगों का जिनके ज़िम्मे ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि आपने बाउंड्री सेट करनी है। ठीक है, तो उस कमीशन का नाम है रेड क्लिफ अवार्ड। ठीक है, इसका कोई चेयरमैन है? हाँ, इसका चेयरमैन जो है वो सर साइरिल रेडक्लिफ हैं। सर साइरिल रेडक्लिफ, बरतानिया की हुकूमत ने इनको नामज़द किया कि आप भाई ये मसला हल करवाइए जाके। रेडक्लिफ
इन्हीं के नाम पे इसको रेडक्लिफ अवार्ड जो है वो कहा जाता है। किस किस्म की बाउंड्री है, कौन सी चीज़ें हैं? पंजाब और बंगाल, पंजाब एंड बंगाल, इनके बाउंड्रीज़ के इश्यूज़ हैं, इनकी बाउंड्रीज़ के इशू हैं। ठीक है भाई। अब पंजाब के लिए फॉर पंजाब, पंजाब की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी 2 लोग लिए गए। ठीक है। पाकिस्तान की साइड से जो 2 लोग आए, क्योंकि ये जो सर साइरल रेडक्लिफ आए, ठीक है, चेयरमैन तो ये थे, लेकिन 2 लोग दोनों साइड से लेंगे ना, इंडिया से भी लेंगे, पाकिस्तान से भी लेंगे, ताकि बाहमी मुशावरत से ये मसला हल हो। ठीक है। तो पाकिस्तान की तरफ से जो 2 लोग आए थे उनके नाम लिख लीजिए। एक इनमें थे मिस्टर जस्टिस मुनीर, एक इनमें थे मिस्टर जस्टिस मुनीर, ये आए मिस्टर जस्टिस मुनीर, ये आगे आए थे पाकिस्तान की साइड से। और दूसरी जो शख्सियत पाकिस्तान के साइड से आई थी, मिस्टर जस्टिस दीन मोहम्मद, मिस्टर जस्टिस दीन मोहम्मद। ठीक है भाई। अच्छा, पंजाब के मसले के लिए जो इंडिया की साइड से आए, इंडिया की साइड से आए, वो कौन कौन आए थे? मेहर चंद महाजन, एक ये थे मेहर चंद महाजन, मेहर चंद महाजन ये आए थे। और दूसरी शख्सियत जो इंडिया की साइड से आई थी इस मसले के लिए, मिस्टर जस्टिस तेजा सिंह, मिस्टर जस्टिस तेजा सिंह। ठीक है भाई। तो ये 2 नुमाइंदे पाकिस्तान की साइड से, 2 नुमाइंदे इंडिया की साइड से, किसका मसला हल करने के लिए? पंजाब की बाउंड्रीज सेट करने के लिए कि कितना पंजाब इंडिया में जाएगा, कितना पंजाब पाकिस्तान में आएगा। ठीक है भाई। अब बंगाल की तरफ देख लेते हैं। फॉर पंजाब हो गया। बंगाल की तकसीम के लिए जो है वो फॉर बंगाल, फॉर बंगाल, बंगाल की तकसीम के लिए पाकिस्तान की तरफ से जो आए, पाकिस्तान की तरफ से जो आए मिस्टर जस्टिस सोलेह मोहम्मद, मिस्टर जस्टिस सोलेह मोहम्मद, ये आगे आए थे। और दूसरे नंबर पे मोहम्मद अकरम, ये साहब थे, मोहम्मद अकरम ये साहब थे। और तीसरी जो शख्सियत थी वो थे मिस्टर जस्टिस M.A. रहमान, मिस्टर जस्टिस M.A. रहमान। ठीक है भाई। तो बंगाल की पार्टीशन के लिए ये 2 लोग आ गया है, 3 लोग आ गया है पाकिस्तान की साइड से। इंडिया की साइड से जो लोग आ गया है, इंडिया की तरफ से जो लोग आ गया है, उनमें पहली शख्सियत मिस्टर जस्टिस C.C. बिस्वास, मिस्टर जस्टिस C.C. बिस्वास और मिस्टर B.K. मुखर्जी। और दूसरी शख्सियत थे मिस्टर B.K. मुखर्जी, B.K. मुखर्जी। ठीक है भाई, नोट कर लिया। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। कांग्रेस की वाइसरॉय के साथ जो है, लॉर्ड माउंटबेटन के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। ये तकसीम अच्छी नहीं हुई थी, क्योंकि सिर्फ बंगाल और पंजाब, इनकी तकसीम जो है, एक तो वो भी सही नहीं हुई थी, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे इलाके थे, ठीक है, जिनकी तकसीम सही नहीं हुई थी। उन इलाकों को पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए था, लेकिन उनको इंडिया में शामिल कर दिया गया। ठीक है भाई। तो ये किस वजह से हुआ? कांग्रेस का बड़ा गहरा असर व सोख था
लॉर्ड माउंटबेटन के साथ। इसका सबूत इस बात का है कि लॉर्ड माउंटबेटन जो कि वाइसरॉय थे, बरतानिया इंडिया के वाइसरॉय थे, जब तकसीम हो गई, इंडिया बना, पाकिस्तान भी बना, पाकिस्तान के गवर्नर जनरल तो कायदे आज़म बने, लेकिन इंडिया के गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? लॉर्ड माउंटबेटन को। तो ऐसी तरगीब अगर लॉर्ड माउंटबेटन को मिलेगी कि आपको जो है वो हम अपना गवर्नर जनरल ही बना देंगे, बस आप हमारे हिसाब से तकसीम कर दीजिए, तो ऐसा ही हुआ। और बहुत से ऐसे मतनाज़ा चीज़ें सामने आईं जो आज तक मतनाज़ा ही मौजूद हैं, जिसमें से एक मसला तो कश्मीर का भी है। ठीक है, तो बड़ी ज़्यादतियाँ हुई थी यहाँ पर। तो वाइसरॉय के साथ कांग्रेस के ये मामलात चल रहे थे। बहुत सारे मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया जो है वो इंडिया में शामिल कर दिए रेड क्लिफ ने। ठीक है, और ये जो इलाके इंडिया में शामिल किए गए, उन इलाकों के शामिल होने की वजह से जो नुकसान हुआ वो इन रिवर्स का हुआ कि ये रिवर्स पाकिस्तान के हाथ से निकल गए, जैसे कि सतलज, ब्यास और रावी। सतलज, ब्यास और रावी, इनका पानी जो है वो इंडिया के कब्ज़े में चला गया। ठीक है भाई। अच्छा, और इसके अलावा इंडिया की सरहदें जो हैं, इंडिया की सरहदें जो हैं वो एक्सटेंड करके कहाँ तक ले जाई गई? कश्मीर तक ले जाई गई। ठीक है, इंडिया की जो बॉर्डर्स थी, इंडियन बॉर्डर्स को एक्सटेंड इस तरह कर किया कि वो किसके साथ जाके टच हो गई, किसके साथ शामिल हो गई? कश्मीर के साथ। आपको हैरानगी होगी ये बात सुन के कि तकसीम का जो मामला हुआ था, कश्मीर अगर मतनाज़ा मसला था भी, तब भी इंडिया दूर था कश्मीर से। पता है आपको ये बात? इंडिया कश्मीर से दूर था, पाकिस्तान कश्मीर के नज़दीक था। लेकिन बाउंड्री जो सेट की गई वो इस तरह से सेट की गई कि कश्मीर के पड़ोस में इंडिया आ गया, पाकिस्तान के साथ साथ। ये थी वो ज़्यादतियाँ जो बड़ी सोची समझी साजिश के तहत की गई। कश्मीर क्या है इसकी तरफ भी अभी आता हूँ मैं। ठीक है भाई, तो ये हुआ, ये अनफेयर डिमार्केशन थी, कम्युनल राइट्स, क्योंकि ये तकसीम जो हुई थी ये बहुत अनफेयर हुई थी। अनफेयर डिमार्केशन मतलब ये तकसीम जो हुई वो अनफेयर थी। हदबंदियाँ जो की गई, अनफेयर डिमार्केशन, ये हदबंदियाँ जो की गई ये अनफेयर थी, गलत थी। और उसका रिज़ल्ट क्या निकला? उसका रिज़ल्ट ये निकला कि कम्युनल राइट्स जो हैं वो फूट पड़े। फ़िरका वाराना फसादात, इसको हम कहते हैं कम्युनल राइट्स, ये जो है वो इरप्टेड, ये फूट पड़े, इरप्टेड। यानी कि हिंदू मुस्लिम फसादात, मुस्लिम सिख फसादात, बेदरेक जो है इसमें मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था। ठीक है, तकरीबन 15 लाख के करीब लोग कत्ल हुए थे और 50,000 के करीब औरतों को अगवा कर लिया गया था, क्योंकि तकसीम सही नहीं हुई ना, इसकी वजह ये है। ठीक है, तकरीबन 15 लाख के करीब, 15 lakhs जो है पीपल किल्ड, ये भी पॉइंट नोट कर लें। और 50,000 विमेंस जो हैं एब्डक्शन या किडनैप, अगवा कर ली गई। ये मामलात हुए थे इस अनफेयर डिमार्केशन की वजह से। अब ज़रा एक और मसला ज़रा समझ लीजिएगा। इंडिया जो है, ये जो ख़ित्ता था बर्र-ए-सग़ीर इंडिया जिसको हम कहते हैं, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट, अंग्रेज़ ने जब यहाँ कब्ज़ा किया था ना, तो अंग्रेज़ ने शुरू में तो 3 प्रेसिडेंसीज़ के अंदर पूरे ख़ित्ते को डिवाइड कर दिया था। 3 प्रेसिडेंसीज़, आप ये समझ लें कि 3 सूबों में तकसीम किया हुआ था। स्टार्टिंग में उन 3 ख़ित्तों को, 3 पोर्शंस को, 3 हिस्सों को अंग्रेज़ प्रेसिडेंसीज़ का नाम देता था।
इन 3 प्रेसिडेंसीज़ के नाम जो थे, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जहाँ पर अंग्रेज़ का डायरेक्ट कब्ज़ा था, डायरेक्ट कब्ज़ा था। इसके अलावा बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स अंग्रेज़ ने बना दी, छोटी छोटी स्टेट्स थी, और उन छोटी छोटी स्टेट्स के अंदर क्या था, राजा महाराजा थे अगर हिंदुओं की आबादी है तो, या फिर नवाब थे जो मुसलमानों की आबादी है तो। मतलब आबादी का भी इसमें कोई चक्कर नहीं है, आप ये समझ लें कि इन 3 प्रेसिडेंसीज़ के अलावा क्या थी, प्रिंसली स्टेट्स थी, ऐसी स्टेट्स थी जहाँ पर किसका कंट्रोल था, प्रिंसेस का, ठीक है, प्रिंसेस का। कश्मीर भी एक ऐसा ही प्रिंसली स्टेट था। तो जब तकसीम हुई तो प्रिंसली स्टेट्स जो हैं, चूँकि अंडर कंट्रोल थी किसके, अगर कोई मुसलमान है तो उसको नवाब कहा जाता था प्रिंसली स्टेट के अंदर। प्रिंसली स्टेट्स ये तकरीबन कितनी थी, 450 थी, बहुत ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थी, जिसमें कश्मीर भी एक जो है वो प्रिंसली स्टेट ही थी। प्रिंसली स्टेट्स 450 के करीब। तकसीम का फार्मूला जो तय किया गया, क्योंकि ये जो 3 प्रेसिडेंसीज़ थी इनको तो बाद में सूबों में तकसीम कर दिया गया था, सिंध, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, लाइक दिस। लेकिन ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी, यहाँ के जो या तो राजा होगा या नवाब होगा, या तो राजा होगा या नवाब होगा। तो बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स ऐसी थी जो कि जिनका हाकिम कौन था, राजा था, या फिर जिनका हाकिम कौन था, कोई नवाब था, मुसलमान था। राजा जो है वो हिंदू है और नवाब जो है वो मुस्लिम है। अंग्रेज़ ने, बल्कि इन राजाओं ने और इन नवाबों ने, अंग्रेज़ जब आया तो इन्होंने अंग्रेज़ से बात की, बोला भाई आप हमारी हुकूमत हमारी स्टेट के अंदर कायम रहने दें, आप हमारी स्टेट पे कब्ज़ा ना करें, आपने जो 3 प्रेसिडेंसीज़ बनाई हुई हैं आप यहीं तक रहें, आप हमसे चाहते क्या हैं आप ये बता दें। अंग्रेज़ ने बोला ठीक है, आप यहाँ अपनी हुकूमत कायम करके रखें, अपनी अपनी रियासतों में, अपनी अपनी स्टेट्स में आप अपनी हुकूमत कायम करके रखें, हमें टैक्स देना पड़ेगा और इसके अलावा हमारे कुछ मुतालबात हैं वो आपको मानने पड़ेंगे। तो प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा थे और नवाब थे, इन्होंने अंग्रेज़ों की ये शर्तें मान ली। तो एक अमाउंट टैक्स का ख़ास हैवी अमाउंट जो है सालाना, ये प्रिंसली स्टेट्स, जिसको हम वो कहते हैं ना, खराज अदा करना, तो ये टैक्स जो है हुकूमत किसको देते थे, अंग्रेज़ को देते थे। और अंग्रेज़ से उससे बदले में क्या लेते थे, प्रोटेक्शन, कि आपने हमारी हिफाजत करनी है, आप हमें हुकूमत करने दें अपनी अपनी स्टेट्स के अंदर, आपने हमारी हिफाजत करनी है बस, कि कोई बैरूनी हमला हम पे ना हो। तो अंग्रेज़ ने बोला हम आपकी प्रोटेक्शन का ज़िम्मा लेते हैं। आपस में भी कोई प्रिंसली स्टेट्स एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगी, ठीक है। अगर किसी ने एक दूसरे पर अटैक किया तो फिर अंग्रेज़ उसके ऊपर अटैक करेगा। तो आप मज़े से अपनी हुकूमतें करें, जितने राजा हैं, जितने नवाब हैं अपनी अपनी स्टेट्स के अंदर, हमें तो अपना ये टैक्स दे दिया करें आप, जो भी हमें चाहिए। इसके अलावा और हमें कोई ज़रूरत की चीज़ें आपकी स्टेट से चाहिए होंगी तो हम आएंगे जाएंगे, हमारी आर्मी भी जो है वो आपकी स्टेट में आएगी जाएगी, हम भी बैठेंगे खाएंगे पिएंगे, और जो हमें चाहिए होगा वो हम आपसे ले लेंगे, ठीक है। आप अपनी हुकूमत चलाएं जैसे आप चला रहे हैं। ये थी प्रिंसली स्टेट्स की हकीकत। अब प्रॉब्लम ये थी कश्मीर की, अगर हम बात करें तो कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट थी और यहाँ का जो राजा था वो हिंदू था, लेकिन जो पब्लिक थी वो मुस्लिम थी, मेजॉरिटी। आपको पता है कश्मीर में मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं। इसी तरह कुछ ऐसी स्टेट्स भी थीं जैसे कि जूनागढ़, मुनावदर, हैदराबाद, जूनागढ़, मुनावदर, ये ऐसी स्टेट्स थी जहाँ पर नवाब थे, लेकिन पब्लिक जो थी वो हिंदू थी, मेजॉरिटी पब्लिक जो थी वो हिंदू थी, मेजॉरिटी। अब अंग्रेज़ ने इन प्रिंसली स्टेट्स का फार्मूला ये तय किया कि भाई यहाँ के जो राजा हैं या नवाब हैं उनके ऊपर ही छोड़ते हैं,
कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। तो बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो इंडिया के साथ शामिल हो गई, बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो गई। कुछ प्रिंसली स्टेट्स जो हैं उन्होंने बोला कि भाई ना तो हम इंडिया के साथ शामिल होंगे ना पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे। कश्मीर भी एक ऐसी ही प्रिंसली स्टेट थी, कश्मीर भी एक ऐसी ही प्रिंसली स्टेट थी। और जूनागढ़, मुनावदर, यहाँ भी यही मामला था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब काफ़ी सारी स्टेट्स जो हैं वो इंडिया के साथ मिल गई, काफ़ी सारी स्टेट्स पाकिस्तान के साथ मिल गई, काफ़ी सारी स्टेट अकेली रहीं। जैसे पाकिस्तान में जो बहावलपुर शहर है ना पंजाब का, ये बहावलपुर पहले रियासत थी। आप कभी बहावलपुर जाएं तो वहाँ बाकायदा महल बना हुआ है, बाकायदा महल बना हुआ है। तो ये रियासत थी, ठीक है, यहाँ पर नवाब थे। बाद में ये बहावलपुर रियासत जो है ये पाकिस्तान में शामिल हो गई थी और फिर पाकिस्तान का एक शहर भी बन गई है पंजाब का। समझ में आ रही है बात आपको? अब यहाँ पर ये जो नवाब हैं जूनागढ़ और मुनावदर, यहाँ पर हुकूमत नवाब की है, पब्लिक किसकी है? पब्लिक में कौन है? हिंदू हैं। कश्मीर है, यहाँ पर हुकूमत किसकी है? राजा की है। पब्लिक किसकी है? मुस्लिम्स की। अब पब्लिक जो है वो चाह रही थी कश्मीर की कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं। राजा जो है वो ऐसा नहीं चाह रहा था, राजा बोल रहा था भाई हम अकेला रहेंगे। इसी तरह हैदराबाद जो है ये भी एक रियासत थी, हैदराबाद जो है ये भी एक रियासत थी। इसने भी बोला कि हम किसी के साथ शामिल नहीं हो रहे, हम अकेले रहेंगे। ठीक है, तो ये कश्मीर जो है ये इसका मामला था कि ये प्रिंसली स्टेट थी लेकिन पब्लिक मुस्लिम्स थी। लेकिन क्योंकि रूल ये तय पाया था कि जो भी राजा होगा या नवाब होगा वो डिसाइड करेगा, पब्लिक ऐसा नहीं करेगी, तो इसीलिए पब्लिक बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी। पब्लिक तो चाहती थी कश्मीर की पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाना, लेकिन राजा जो है उसने बोला कि नहीं भाई हम ऐसा नहीं करेंगे। चलें ठीक है, ये बोल। लेकिन फिर राजा ने क्या किया? राजा ने जो है ये कश्मीर का सौदा कर दिया आगे इंडिया के साथ, इंडिया के साथ इसने मामला कर दिया। क्योंकि राजा कोई भी हो, ये इंडिया के साथ जब इसने मामला किया तो इंडियन आर्मी कश्मीर में उतर गई। तो कायदे आज़म ने भी फिर जनरल ग्रेसी को बोला कि आप भी, क्योंकि आर्मी की भी तकसीम हुई थी ना, कुछ आर्मी का हिस्सा पाकिस्तान को मिला था, कुछ आर्मी का हिस्सा इंडिया को मिला था। तो यहाँ पर जनरल ग्रेसी ने इनकार कर दिया कायदे आज़म को कि नहीं हम कश्मीर में अपनी फ़ौजें नहीं उतारेंगे। फिर कबायली इलाके जो हैं वो और पब्लिक जो है वो ख़ुद जो है अपनी कश्मीरी भाइयों के लिए आगे बढ़ी थी। इसमें पाकिस्तान आर्मी ने भी शमूलियत की थी, ठीक है, इनडायरेक्ट वे में। और उसके बाद कश्मीर का काफ़ी हिस्सा आज़ाद करवा लिया था 1948 में, जो मौजूदा आज़ाद कश्मीर कहलाता है हमारे पास है। जो बाकी कश्मीर जो है वो आज़ाद नहीं हो पाया था क्योंकि इंडिया यूएन में चला गया था, यूनाइटेड नेशन में, और वहाँ जाके उसने चीख पुकार शुरू कर दी थी कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के अंदर अपना अमल दखल दिखा रहा है, यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि मुसलमान जो हैं यहाँ के ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं, तो कश्मीर पूरा का पूरा ही आज़ाद हो जाता 1948 में ही। लेकिन इंडिया जब यूएन के पास चला गया, सिक्योरिटी काउंसिल के पास चला गया, वहाँ जाके मसला हुआ, तो फिर आगे एक लंबी तफसील है कि सिक्योरिटी काउंसिल ने बोला कि बाबा इसको अभी रोक दें, मसले को, जो जहाँ पर है वहीं पर रुक जाए, अभी इस पे बातचीत पे मसला हल करते हैं और फाइनली आवाम से पूछेंगे, प्लेबिसाइट होगा, इस्तिस्वाब राय होगा, फ्री रेफरेंडम होगा कश्मीर में, तो फिर फाइनली हम ये डिसाइड करेंगे। आवाम डिसाइड करेगी उसको किसके साथ रहना है, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं या कश्मीर के इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, ये आवाम डिसाइड करेगी। लेकिन इंडिया ने आज तक वो प्लेबिसाइड होने ही नहीं दिया कश्मीर के अंदर, और जहाँ पर शर्त ये रख दी कि भाई पाकिस्तान आर्मी ने जो कश्मीर का इलाका फ़तह कर लिया है, पाकिस्तान आर्मी यहाँ से निकल जाए। तो पाकिस्तान आर्मी जब निकल जाएगी आज़ाद कश्मीर में से भी, हमारे पास जो मौजूदा कश्मीर है, तो फिर देर कितनी लगेगी उस आज़ाद कश्मीर को इंडिया कैप्चर कर ले, कितनी देर लगेगी? तो पाकिस्तान आर्मी यहाँ से हटती नहीं है कि नहीं, बोलती है कि नहीं ऐसा कोई शर्त है ही नहीं यूएनओ की। यूएनओ तो बोल रही है सीधा सीधा आप
जो है वो रेफरेंडम करवा दें कश्मीर के अंदर, ताकि कश्मीरी ये तय कर सकें। लेकिन इंडिया रेफरेंडम होने नहीं देता। उसने एक नई पख लगा दी है कि आर्मी पीछे जाए, पहले वो कश्मीर का जो हिस्सा जो कि पाकिस्तान आर्मी ने फ़तह कर लिया है वो खाली कर दे। और पाकिस्तान आर्मी डेफिनेटली ऐसा नहीं करेगी, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देर नहीं लगेगी, फिर ये हमारे पास जो आज़ाद कश्मीर है ये भी निकल जाएगा। तो ये सारी की सारी सिचुएशन थी। दूसरी तरफ ये जो जूनागढ़ मनावदर जो थे, इसके ऊपर भी इंडिया ने अटैक कर दिया और इन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया। यहाँ पर कौन थे? हिंदू मेजॉरिटी, लेकिन नवाब के कंट्रोल में थी। इसके ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया इंडिया ने ज़ोरी। हालांकि नवाब के पास ये इख्तियार था कि वो चाहे तो इंडिपेंडेंट रहे, चाहे तो पाकिस्तान का हिस्सा बने, चाहे तो इंडिया के हिस्सा बने, लेकिन इंडिया ने इस जगह पर कब्ज़ा कर लिया आर्मी अटैक करके, जूनागढ़ और मनावदर। समझ में आ रही है आपको सिचुएशन सारी की सारी? ये था मामला। ठीक है भाई। अच्छा, और क्या है इसके अंदर? बस मेरे ख़्याल में ये सारी तफसीलात तय हो गई। अब जो है आगे चलेंगे। अब हम देखेंगे सूबों का क्या किरदार था अगले पार्ट के अंदर, कि जो पाकिस्तान में, तहरीक पाकिस्तान में, पाकिस्तान रेजोल्यूशन के अंदर जो है, पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर जो है, वो सूबों ने क्या क्या किरदार अदा किया था, ये हम अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।